नमस्कार दोस्तों, मैं महिमा आज आपको सुनाने जा रही हूँ उड़िया साहित्य की प्रसिद्ध साहित्यकार सरोजनी साहू द्वारा लिखी हुई कहानी रेप। दोस्तों, ये कहानी लेखिका की सर्वाधिक चर्चित कहानियों में से एक है। तो आइए कहानी शुरू करते हैं। ऐसी बात नहीं थी कि उन दोनों में छोटी मोटी घरेलू बातों को लेकर झगड़े नहीं होते थे। वे दोनों भी आपस में कुत्ते बिल्ली की तरह झगड़ते थे, कभी दुनियादारी की छोटी छोटी बातों को लेकर, तो कभी बच्चों के लालन पालन को लेकर, या फिर कभी कभार अपने व्यक्तिगत वैचारिक मतभेदों को लेकर। परंतु वे दोनों उन बातों को ज़्यादा समय तक अपने हृदय में गांठ बनाकर नहीं रखते थे। कुछ समय बाद, एक आध घंटे के भीतर भीतर उनके सारे वैचारिक मतभेद दूर होकर सामंजस्य स्थापित कर लेते थे। उसके बाद वह भी बाकी दिनों की तरह सामान्य हो जाता था। उन झगड़ों के दौरान जाने अनजाने उनके मुख से एक दूसरे के लिए स्वार्थी, घमंडी, मनमौजी, बेईमान, कंजूस इत्यादि अनेकों अनर्गल शब्द निकलते थे। मगर इन शब्दों की यह बमबारी उनके हृदय को क्षत विक्षत नहीं कर पाती थी। शाम की कटु स्मृतियां सुबह होते होते उनके मानस पटल से रात्रि के तिमिर की तरह हट जाया करती थी। पर आज का दिन दूसरे दिनों की तरह नहीं था। सुपर्णा को आश्चर्य हो रहा था, आखिरकार ऐसी घटनाएं क्यों घटित हो जाती हैं। आज सुपर्णा की नींद पूरी नहीं हुई थी। सुबह सुबह अधूरी नींद से उठकर तंद्रावस्था में वह बाथरूम गई। दैनिक दिनचर्या से निवृत्त होकर वह रसोई घर में गई। हीटर पर चाय चढ़ाकर अंगड़ाई लेते हुए अपने शरीर से आलस्य की जकड़न को दूर करने का यत्न करने लगी। फिर वह जयंत को नींद से जगाते हुए चाय का प्याला देकर बाहर आंगन में जाकर बैठ गई। बिस्तर से उठकर बेड टी हाथ में लेकर पीछे पीछे जयंत भी आंगन में चले आए। सुपर्णा ने चाय की चुस्की लेते हुए कहा, मैंने आज एक अजीब सा सपना देखा। जयंत ने पूछा, कैसा सपना? मैंने भी आज एक बुरा सपना देखा। सुपर्णा ने कहा, तुम जैसा सोच रहे हो वैसा नहीं है। इससे पहले जयंत अपने सपने के बारे में बताते सुपर्णा ने कहना प्रारंभ किया, कल सपने में मैंने डॉक्टर त्रिपाठी को देखा। वह मेरे साथ, मतलब उनके साथ, यानी हम दोनों। मैं थूक निगलते निगलते सुपर्णा ने कहना जारी रखा, कल रात को सपने में ही फक्ड मी। जैसे ही सुपर्णा के मुंह से ये शब्द निकले, उसने देखा क्षण भर के लिए जयंत का चेहरे के भाव बदल गए। वह झुंझलाकर कहने लगे, मेरी भी ऐसी इच्छा है, तुम्हारे अलावा किसी दूसरी के साथ। कहते कहते जयंत चुप हो गए थे। वह बनावटी हंसी हंसने का अभिनय करने लगे। यद्यपि जयंत के भींचे हुए होठों पर कृत्रिम मुस्कुराहट की झलक अभी तक स्पष्ट दिखाई दे रही थी, परंतु कुछ समय पूर्व जयंत के विकृत चेहरे पर उभरी प्रतिशोध की भावना को सुपर्णा भुला नहीं पा रही थी। बाद में भले ही जयंत ने उसको ऊपरी मन से समझाने की कोशिश की कि उसने ऐसी कोई भी बात किसी गलत उद्देश्य से नहीं कही थी, यह नहीं कहा जा सकता कि सपना देखने के बाद सुपर्णा के मन में अपराध बोध उभर कर नहीं आया हो, पर जयंत की बात सुनकर उसके मन को गंभीर ठेस पहुंची थी। जयंत को अपने सपने के बारे में बताने के पीछे उसका कोई गलत अभिप्राय नहीं था। चाय पीते पीते गपशप करने के मूड में अचानक उसके मुंह से ये बातें निकल गई थीं। उसने इस बात का कदापि यह अनुमान नहीं लगाया था कि जयंत अनजाने में कही गई इन बातों को सुनकर इतनी उत्तेजित हो जाएंगे। सुपर्णा जयंत को सफाई देने और समझाने बुझाने के बावजूद भी उसके चेहरे पर उभर आई प्रतिशोध की रेखाओं को भुलाए नहीं भूलती। लेकिन व्यर्थ में बात आगे न बढ़े सोचकर वह अपने दैनिक क्रियाकलाप के लिए वहां से उठकर घर के भीतर चली गई। कोई और दिन होता तो सुपर्णा अवश्य बहस करने लग जाती, तुम क्या सोचते हो, मुझे सपने देखने का भी अधिकार नहीं है। पर आज वह तर्क कैसे करती, क्योंकि उसे इस बात का अच्छी तरह ज्ञान था कि उसकी जिंदगी जमीन के छोटे से टुकड़े पर बने एक छोटे से क्वार्टर में ही सीमाबद्ध है। अगर कोई उसे अभी कहता उड़ जाओ, तो भी वह वहां से उड़ने के लिए तत्पर नहीं होगी। पिंजड़े के बाहर की दुनिया के बारे में सोचते ही वह मन ही मन भयभीत होने लगी। अगर कोई पूछता, अगले जन्म में तुम क्या बनना पसंद करोगी, उसका उत्तर होता, मैं पंछी बनूंगी। सुपर्णा के मन में यह ख्याल कभी नहीं आया था कि वह हमेशा के लिए इस तरह चार दीवारी में कैद हो जाएगी। हर एक दिन दूसरे दिनों से अलग होगा और 28 साल की उम्र तक उसने जैसा जीवन बिताया था वैसा ही जीवन 30 साल की उम्र में उन्हीं दिनों की तरह बीतेगा। पति के लिए गर्म गर्म रोटियां सेको, लड़के के लिए राइम्स, इंजन
और मॉर्निंग की स्पेलिंग्स याद करवाओ और लड़की की त्वचा, दांत, बालों की सुरक्षा एवं सौंदर्य के लिए अपनाए गए घरेलू नुस्खों का उपयोग करो। इन सभी बातों के बीच सुपर्णा यह भूल चुकी थी कि वह एक ऐसी लड़की थी जिसने धवलेश्वर मंदिर में महानदी के किनारे धूम्रपान भी किया था। उसने कॉलेज के लड़कों की छीटाकशी की तनिक परवाह भी नहीं की थी। सुपर्णा को भी बातें भी विस्मृत हो गई थीं कि उसने एक नौजवान के साथ इस विषय पर जोरदार तर्क वितर्क किया था। शायद उसका नाम कोई दास अधिकारी या ऐसा ही कुछ उपनाम था। उसने उस नौजवान को मुंह तोड़ जवाब दिया था, तुम लोग औरतों के बारे में क्या सोचते हो? क्या उन्हें गाय, बकरी या भेड़ समझते हो? थोड़ा सा धूम्रपान भी हम लोग कर नहीं सकते? भले ही यह उसका दुस्साहस था या उसकी मनमौजी प्रवृत्ति। शादी के 3 साल बाद तक जयंत के इस क्वार्टर में बंद कर नहीं रह पाती थी। इस छोटे से शहर में वह छटपटा कर रह जाती थी और अपने मायके जाने के बहाने कटक या भुवनेश्वर चली जाती थी। जयंत, मैं तुम्हारे सीमित संसार में नहीं रह सकूंगी। मुझे उड़ने के लिए विस्तीर्ण आकाश चाहिए। सुपर्णा भुवनेश्वर से लगातार पत्र लिखती रहती थी और उत्तर न पाकर अंत में वह कुंठाग्रस्त होकर जयंत के पास लौट आती थी। नौकरी एक पराधीनता है। जानते हुए भी उसने एक बार निश्चय कर लिया था कि वह स्वतंत्र रूप से नौकरी करेगी, परंतु उसी समय डॉक्टर ने सलाह दी, यह तुम्हारा पहला इश्यू है। इस समय तुम्हें ज़्यादा यात्रा प्रवास नहीं करना चाहिए। कम से कम 5 महीने तक फुल बेड रेस्ट करना तुम्हारे लिए जरूरी है। इन 5 महीनों के बेड रेस्ट के दौरान सुपर्णा का जीवन पूर्ण रूपेण बदल गया था। वह कई नई नई अनुभूतियों के साथ साथ तरह तरह की मानसिक जड़ताओं की शिकार होती जा रही थी। बस उसके बाद उसे याद भी नहीं रहा कि उसे केवल माँ ही नहीं बल्कि एक पंछी की तरह खुले गगन में उड़ना भी था। वह सोच रही थी उसे अपनी पीठ पर बच्चे बांधकर बंजारिन हो जाना चाहिए था। जयंत की नसबंदी के बाद वह अपने बीते दिनों की यादों और दुश्चिंताओं को बेटी की हंसी में तथा बेटी की शरारतों में मुक्त मिलन के अंत की सुख निद्रा में भूल गई थी कि वह सॉल बेलो व गार्सिया मार्क्वेज के सृजनात्मक लेखन को, सैम पित्रोदा की विज्ञान आधारित शिक्षा नीति को और शबाना आजमी की कलात्मक फिल्मों को, अब तो वह केवल इस बारे में निसंकोच गप्पे लड़ाती थी। प्रधान बाबू के घर में एक पाव भर मटन में 7 आदमी कैसे खाते हैं? मोहंती बाबू के क्वार्टर के झरोखे में वह कितनी बार देख चुकी थी। मोहंती बाबू अपनी पत्नी के सिर से जुएं कैसे निकालते या प्रेशर कुकर साफ करते हैं, या फिर शादी के समय वह अपने मायके से कितना सोना लाई और इस बीच और कितना सोना उसने खरीदा। दूध बेचने वाली गाड़ी के हॉर्न से सुपर्णा अपने वर्तमान में लौट आई। सामान्यतः उसको बर्तन मांजने में ज़्यादा से ज़्यादा 15 मिनट का समय लगता था, पर आज पता नहीं क्यों उसे बर्तन मांजते आधे घंटे से ज़्यादा हो गया। फिर भी काम पूरा होता हुआ नजर नहीं आ रहा था। सुपर्णा हाथ धोकर उठ खड़ी हुई और दूध के बर्तन और रुपए लेकर बेटे के हाथ में थमा दिए। फिर अपने बालों में कंघी फेरते हुए दर्पण में अपने चेहरे को निहारने लगी कि वह ठीक ठाक दिखाई दे रही है या अभी भी उदास चित्त है। जैसे ही वह घर से बाहर निकली, मिल्क वैन के ड्राइवर ने पूछा, क्या बात है मैडम, आज आप दूध लेने नहीं आई? तबीयत ठीक नहीं है क्या? मगर उसने कोई उत्तर नहीं दिया, केवल वह प्रत्युत्तर में मुस्करा दी। बड़ी मुश्किल से उसने 8 बजे तक नाश्ता बनाया। उस दिन जयंत ने अपना अल्पाहार इस तरह ग्रहण किया मानो वह घोड़े पर जीन कस कर आए हों। ब्रेड स्लाइस सोफे में बैठकर तो ऑमलेट आंगन में खड़े होकर और चाय चलते चलते पीकर वह तेजी से घर से बाहर निकल गए। जाते जाते स्कूटर पर किक मारते हुए कहने लगे, मैं ऑफिस से 10 बजे तक लौट आऊँगा, तुम तैयार रहना, डॉक्टर के पास चलना है ना। इतना कहकर जयंत सुपर्णा के उत्तर की प्रतीक्षा किए बगैर ही वहाँ से चले गए। उनके जाने के बाद सुपर्णा घर के भीतर आ गई। वह भीतर ड्राइंग रूम में ब्रेड के बिखरे हुए टुकड़ों की तरफ देखने लगी। जयंत अक्सर बच्चों के साथ टेलीविज़न देखते हुए नाश्ता करते थे। अभी तक आज उससे शयन कक्ष में बिस्तर नहीं बदला गया था। उसने अभी तक सारे घर में झाड़ू तक नहीं लगाया था। फिल्टर कैंडल को साफ करने का काम अभी तक बचा हुआ था। ना तो आज उससे अभी तक नल से पानी भरकर रखा गया था, ना ही वह अभी तक दूध गर्म कर पाई थी। किसी भी हालत में आज उसे 10 बजे से पहले पहले कम से कम चावल, दाल तथा आलू चोखा बना लेना चाहिए, नहीं तो डॉक्टर के पास जाने में देर हो जाएगी। और अगर डॉक्टर के पास चेक करा कर आने के बाद रसोई बनाती है तो बच्चे स्कूल से आने के बाद बिना कुछ खाए ही सो जाएंगे। उसके सारे काम अभी तक बाकी पड़े थे।
सुपर्णा समझ नहीं पा रही थी वह कौन सा काम पहले करे और कौन सा काम बाद में करे। शयन कक्ष में जब वह चादर बदलने गई तब उसे काफ़ी थकान से चक्कर आने लगे। थोड़ा सा विश्राम करने के लिए वह पलंग पर चित्त लेट गई। लेटे लेटे वह सोचने लगी, काश उसने एक नौकरानी रख ली होती। लेकिन नौकरानी रखना कोई साधारण काम नहीं था। कभी कभी नौकरानी रखने से घर की शांति भंग हो जाती थी। पहले वाली नौकरानी को उसके यहाँ से काम छोड़े लगभग 4 महीने ही बीते होंगे। इन 4 महीनों के दौरान घर का नियमित कामकाज करने से होने वाले शारीरिक व्यायाम से सुपर्णा की स्थूल काया छरहरी और सुडौल हो गई थी। सुपर्णा बच्चों की बढ़ती शरारतों से आजकल परेशान रहती थी। वह समझ नहीं पाती थी उनको कैसे संभाला जाए। 3 दिन पहले की बात थी। उसकी बच्ची ने डिस्टिल वाटर के एम्पुल के कांच के छोटे टुकड़े को घर की नाली में से उठाकर खा लिया था। बहुत कोशिशों के बाद उसके मुंह से वह कांच का टुकड़ा तो निकाल दिया था, पर उसकी तेज धार से बच्ची की जीभ लहूलुहान हो गई थी। कोई और कांच का टुकड़ा पेट में नहीं चला गया हो, इस संदेह को दूर करने के बाद उसके पखाने की जांच भी करवानी पड़ी थी। हर दिन की तरह आज भी दोनों बच्चे ड्राइंग रूम में लड़ाई झगड़ा कर रहे थे। सुपर्णा को जाकर बीच बचाव करना पड़ा था। दोनों को दूर दूर बिठाकर उनको अलग अलग खिलौने देकर वह रसोई घर में लौट आई थी। वह सोच रही थी कि क्यों न पहले रसोई घर का सारा काम निपटा लिया जाए। रसोई घर के भीतर जाकर उसने गैस ऑन किया। उसने देखा गैस धीरे धीरे जल रही थी। उसे लग रहा था कि गैस जल्दी ही खत्म हो जाएगी। सुबह सुबह आस पड़ोस से भी गैस का कोई बंदोबस्त आसानी से नहीं हो सकता था। जैसे तैसे उसने धीमी आंच पर ही खाना तैयार किया। जैसे ही वह रसोई घर से काम करके बाहर निकली वैसे ही ठीक 10 बजे जयंत घर पहुंच गए। परंतु सुपर्णा के घर का काम अभी तक खत्म नहीं हुआ था। यद्यपि उसने घर में झाड़ू पोंछा लगा लिया था, कपड़े भिगो दिए थे, बच्चों को स्नान करवा दिया था, फिर भी कई छोटे मोटे काम बाकी रह गए थे, जैसे खिड़की दरवाजे बंद करना, बच्चों को शर्ट पैंट और जूते पहुंचाना, पाउडर लगाना, ताले और चाबी ढूंढना इत्यादि। सारा काम खत्म करते करते आधे घंटे से ज़्यादा का समय बीत गया। देर होती देख जयंत ड्राइंग में बैठे बैठे बच्चों पर चिड़चिड़ाकर अपना गुस्सा उतारने लगे। देखते देखते उनकी चिड़चिड़ाहट का स्तर इतना बढ़ गया था कि साड़ी पहनने के बाद सुपर्णा को बिंदी और पाउडर लगाने का समय नहीं मिला। बाहर निकलने के समय चाबी नहीं मिल रही थी, पर गेट के सामने खड़े जयंत की व्यग्रता को देखते हुए उसने कहा था, आ रही हूँ बस। बहुत दिन हुए घर से बाहर कहीं नहीं निकल पाती थी वह, इसलिए उसकी चप्पलों पर धूल की मोटी परत जमी हुई थी। जूते साफ करने वाले ब्रश या कपड़े सही जगह पर नहीं मिलने के कारण उसने अपने पहनने वाली चप्पलों को धीरे से जमीन पर पटका। फिर उन्हें पहनकर तेजी से घर से बाहर निकल गई। डॉक्टर के पास पहुंचते पहुंचते 11 बज चुके थे। जयंत कहने लगा, तुम तो जानती हो इस डॉक्टर की क्लिनिक में बहुत भीड़ रहती है इस समय, इसीलिए तो मैं कह रहा था कि ठीक समय पर तैयार रहना, पर तुम तो कभी समय पर तैयार हो ही नहीं सकती। क्या तुम नहीं जानते घर के कितने काम होते हैं? जब सब काम निपटेंगे तभी तो घर से बाहर निकल पाऊंगी। बेटे को लेकर बाहर जाते हुए जयंत ने कहा, अच्छा आप जाओ, तुम बच्ची को भीतर ले जाकर चेकअप करवाओ और मैं बाहर बेटे को लेकर तुम्हारा इंतजार करता हूँ। जयंत की बात सुनकर सुपर्णा डॉक्टर त्रिपाठी के क्लिनिक के अंदर चली गई। उसने देखा डॉक्टर और उसकी धर्मपत्नी दोनों ही मरीजों को देखने में व्यस्त थे। वह डॉक्टर त्रिपाठी के सामने जाकर खड़ी हो गई। डॉक्टर त्रिपाठी ने उसकी तरफ हल्की सी नज़र उठाकर देखा और हाथ हिलाकर पास रखे बेंच पर बैठने का इशारा किया। उनकी पत्नी ने भी सुपर्णा की तरफ देखा, मगर ना तो उसके नमस्ते का प्रत्युत्तर दिया और न ही मुंह से वह कुछ बोली। उसको बैठने का संकेत कर डॉक्टर त्रिपाठी दूसरे मरीजों को देखने में व्यस्त हो गए। डॉक्टर त्रिपाठी को इतनी नज़दीकी से देखते ही सुपर्णा को सपने की सारी स्मृतियां तरोताज़ा हो उठी। सपने में डॉक्टर त्रिपाठी सुंदर, ओजस्वी और एक नौजवान की तरह हष्टपुष्ट दिखाई दे रहे थे, परंतु यथार्थ में अब जब सुपर्णा ने ध्यान से डॉक्टर त्रिपाठी को देखा तो उसे लगा कि उनके चेहरे पर उभरती हुई झुर्रियां उनके वृद्धावस्था के आगमन की सूचना दे रही थीं। कनपट्टी के आसपास के बाल सफ़ेद नजर आ रहे थे। सब मिलाकर उसे उनके चेहरे में आकर्षण जैसी कोई चीज़ नजर नहीं आ रही थी। सुपर्णा की बच्ची बार बार उसकी गोदी से उतरकर इधर उधर धमा चौकड़ी कर रही थी। वह कभी उसको पुचकार कर तो कभी डरा धमकाकर अपने पास बुलाकर गोदी में बिठा लेती थी। पता नहीं क्यों जयंत क्लिनिक के अंदर नहीं आ रहे थे। आधे घंटे बाद जब सुपर्णा की बारी आई, डॉक्टर त्रिपाठी उसकी तरफ देखते हुए कहने लगे, आइए, इधर आइए।
आप बताइए क्या हुआ है। सुपर्णा बेंच से उठकर डॉक्टर के पास रखे स्टूल पर जाकर बैठ गई तथा बेबी के डिस्टिल्ड वाटर के एम्पुल के कांच के टुकड़े को खाने का सारा वृतांत सुनाने लगी। उसकी पूरी कहानी सुनने के बाद डॉक्टर त्रिपाठी असंतुष्ट लहजे में सुपर्णा से कहने लगे, चलिए चैम्बर के अंदर चलिए, वहां जाकर बच्ची की पूरी जांच करते हैं। चैम्बर के अंदर जाते ही डॉक्टर त्रिपाठी सुपर्णा को बच्चों के सही ढंग से लालन पालन के मामले में बढ़ती हुई लापरवाही पर नाराजगी व्यक्त करते हुए लड़की को टेबल पर सीधे लेटाने के निर्देश देने लगे। उसके बाद उन्होंने लड़की के पेट को अपनी दाईं हथेली से धीरे धीरे दबाया, मुंह खुलवाकर गले की जांच की तथा टंग डिप्रेसर से जीभ दबाकर मुंह के अंदरूनी भागों को बारीकी से सावधानी पूर्वक देखने लगे। कटी जीभ पर दबाव पड़ते ही दर्द के मारे बच्ची छटपटाने लगी। उसको छटपटाता देख डॉक्टर आवेश में आकर कहने लगे, क्या आपको बच्चों को ठीक से पकड़ना भी नहीं आता? इस तरह पकड़िए, सिर के दोनों तरफ से हाथ ऊपर की तरफ ले जाकर हाथों को सिर से सटा कर रखिए। बच्ची की पूरी तरह मेडिकल जांच हो जाने के बाद डॉक्टर त्रिपाठी कहने लगे, घबराने की बात नहीं है, दवाई देने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इतना कहने के बाद वो अपनी कुर्सी पर आकर बैठ गए। सुपर्णा ने पर्स खोलकर फीस आगे बढ़ाई तो उन्होंने उसकी तरफ देखे बिना ही रुपए लेकर टेबल के ड्रावर में डाल दिए। औपचारिकतावश धन्यवाद कहते हुए सुपर्णा क्लिनिक से बाहर निकल गई। जयंत क्लिनिक के बाहर खड़े होकर कब से उसके आने का इंतजार कर रहे थे। उसको बाहर आते देखकर बेटा चॉकलेट के लिए जिद करने लगा। जयंत को इंतजार में खड़ा देखकर वह सोचने लगी, उन्हें कम से कम एक बार तो क्लिनिक के अंदर आ जाना चाहिए था, एक बार तो डॉक्टर से बेबी के इलाज के बारे में पूछना चाहिए था। खैर यह भी छोड़ो, क्लिनिक से बाहर निकलने के बाद अभी तो कम से कम डॉक्टर ने बच्ची के इलाज के बारे में क्या बताया पूछ लेना चाहिए था। इतना पूछ लेने मात्र से उसके मन को थोड़ा सा संतोष हो जाता, परंतु जयंत ने कुछ भी नहीं पूछा। पास वाली दुकान पर जाकर सीधे बच्चों के लिए चॉकलेट खरीदी और बिना कोई बात किए वे सब घर को वापस आ गए। रात को सोने के पहले सुपर्णा ने आंगन में खुलने वाली खिड़कियों को बंद किया। फिर वह वॉश बेसिन पर जाकर हाथ धोने लगी। तभी उसे याद हो आया कि उसने रात को पीने के लिए पानी का लोटा नहीं भरा है। अक्सर पाँव धोने के बाद उसे रसोई घर में जाना पसंद नहीं था, क्योंकि रसोई घर की चिकनाहट उसके पाँव को चिपचिपा कर देती थी। अगर वह जयंत को पानी भरने के लिए कहती तो क्या वह आज उसकी बात मानते? पता नहीं क्यों आज उनके ऊपर उसको विश्वास नहीं था, इसलिए वह स्वयं ही रसोई घर में जाकर पानी का लोटा भर लाई। फिर उसने रसोई घर में रखे दूध के बर्तन फ्रिज में रख दिए। डाइनिंग टेबल की कुर्सी पर पड़े अस्त व्यस्त कपड़ों को सजा कर रख दिया। उसके बाद शयन कक्ष में जाने से पूर्व अपनी ड्राइंग रूम की लाइट और पंखा स्विच ऑफ कर दिया। जैसे ही उसने शयन कक्ष में प्रवेश किया, जयंत कहने लगे, अगर तुम्हें पढ़ाई नहीं करनी है तो कमरे की लाइट ऑफ कर दो। आदतन सुपर्णा सोने से पहले कुछ पढ़ती थी, मगर आज उसे ऐसा नहीं लग रहा था। उसे पढ़ते पढ़ते नींद आ जाएगी और वह कमरे की लाइट ऑफ करना भूल जाएगी। यही सोचकर अनिच्छापूर्वक उसने कमरे की बत्ती बुझा दी। मच्छरदानी ऊपर कर वह जैसे ही बिस्तर पर आई, उसे ऐसा लगने लगा मानो थकावट से उसका शरीर चूर चूर हो गया हो। कुछ देर बाद दोनों शरारती बच्चे गहरी नींद में सो गए। तभी उसने अनुभव किया कि जयंत का हाथ उसकी कमर की तरफ धीरे धीरे बढ़ रहा था। उसने जयंत के हाथ को धीरे से अपनी कमर से हटा दिया। कई दिन बीत चुके थे, उन दोनों के बीच किसी भी तरह का कोई संसर्ग नहीं हो रहा था, और ऐसे भी आजकल इस सब के लिए इच्छा पैदा ही नहीं हो रही थी, मानो उसका सारा उत्साह स्वतः नष्ट हो गया हो। जयंत फिर एक बार अपना हाथ सुपर्णा की कमर पर रखकर सहलाने लगे। धीरे धीरे सहलाते हुए सुपर्णा को कहने लगे, आज तो तुम्हारे सपने में आने वाले डॉक्टर त्रिपाठी से मुलाकात हो गई ना? जयंत की आवाज़ सुनकर सुपर्णा अचंभित रह गई। उसे ऐसा लगा जैसे किसी ने कसकर उस पर तमाचा मार दिया हो। उनके हंसते हंसते ये कहने का अंदाज कुछ इस तरह था कि सुपर्णा अपने अंतर्मन में घोर अपमान अनुभव करने लगी। उसने पलटकर मध्यम रोशनी में जयंत के चेहरे को देखने की कोशिश की, पर उनका चेहरा अंधेरे में नहीं दिखाई दे रहा था। अगर इस समय कोई सुपर्णा के चेहरे की तरफ देखता तो उसके चेहरे पर जयंत के प्रति घृणा के भाव स्पष्ट दिखाई देते। वो अपने अपमान के जहरीले घूंट को किसी तरह पी गई। उसे लगने लगा मानो किसी ने अभी अभी उसके साथ रेप किया हो। दोस्तों, अभी आप सुन रहे थे सरोजनी साहू द्वारा लिखी हुई कहानी रेप।
दोस्तों, कहानी अगर आपको पसंद आई हो तो कहानी के विषय में अपने विचार मुझे कमेंट बॉक्स में साझा कीजिएगा। मिलते हैं इसी तरह की एक और नई कहानी के साथ। धन्यवाद।